डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हीरे की खनिजीय बनावट इन सभी में से कौन सा है? तो आपको बता दूं कि हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, कार्बन का 3 इलेक्ट्रोप होता है। कार्बन का 3 अपरूप होता है। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हीरा में 4 कार्बन परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से टेट्राहाइड्रल शेप में, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, चतुष्कोणीय आकृति में सजा हुआ रहता है। दूसरा ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु होता है जो एक दूसरे से हेक्सागोनल शेप में, षटकोणीय आकृति में सजा हुआ रहता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। अतः यह इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर, विद्युत का चालक होता है, जिसमें कार्बन परत के रूप में, लेयर के रूप में पाया जाता है। अतः भारी मशीनों में, हैवी मशीनों में ठोस स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और तीसरा है फ्लोरीन, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं और यह फुटबॉल की आकृति में सजा हुआ रहता है। किस आकृति में? फुटबॉल की आकृति में सजा हुआ रहता है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो तब कुल उपयोगिता क्या होगी? देखिए, इसमें 3 पॉइंट याद रखेंगे। कितना? 3 पॉइंट याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। जब सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, ऋणात्मक हो, मतलब निगेटिव हो, तो कुल उपयोगिता कम होगी। ठीक है, जब निगेटिव होगा तो क्या होगा? कम होगा। सेकंड पॉइंट समझते हैं। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, तो कुल उपयोगिता बढ़ेगा। ठीक है, जब पॉजिटिव होगा तो कुल उपयोगिता क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब ऋणात्मक होगा तो इसकी कुल उपयोगिता कमेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में समझेंगे, जब सीमांत उपयोगिता 0 होता है। आपके क्वेश्चन में है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होता है तो कुल उपयोगिता सर्वोच्च होता है, मतलब अधिकतम होता है। ठीक है, देखिए, सीमांत का मतलब होता है एक से अतिरिक्त इकाई। ठीक है, एक से अतिरिक्त इकाई। आपका आंसर निकल गया होगा। आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, अधिकतम होता है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो तब कुल उपयोगिता क्या होगा? अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस में होता है। तो वाटर गैस में क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण करेंगे तो वाटर गैस की प्राप्ति होगी। किस गैस की? वाटर गैस की प्राप्ति होगी। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण करेंगे तो प्रोड्यूसर गैस की प्राप्ति होगी। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे सी ऑप्शन है वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन का मिश्रण होगा तो प्रोड्यूसर गैस की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि हेली है क्या, क्योंकि सूर्य के बारे में सभी को पता है। तो हेली एक पुच्छल तारा है। क्या है? हेली एक पुच्छल तारा है और पुच्छल तारा के बारे में सबसे पहला जानकारी टाइको ब्राहे ने दिया। हेली 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। पिछले बार यह 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था, लेकिन अब फरवरी 2062 में दिखाई देगा। कब देगा? फरवरी 2062 में दिखाई देगा। अब अपने सवाल पे चलें। सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा हो, ये सभी सूर्य की परिक्रमा इलिप्टिकल पाथ में दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है।
किस पथ पर? दीर्घ वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु जिनकी प्रोटॉन संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं समस्थानिक, आइसोटोप। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन अलग अलग है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन पथ अलग है और चंद्रमा का घूर्णन पथ कुछ अलग है। इन सभी को 180 डिग्री पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा पूरे पृथ्वी को 27.5 दिन में ही एक चक्कर लगा लेती है, जबकि पृथ्वी सूर्य को 365 दिनों में चक्कर लगाती है। हालांकि सापेक्षित गति होने के कारण चंद्रमा को पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने में 2 अतिरिक्त दिन का समय लग जाता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन पथ और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का घूर्णन पथ में भिन्नता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, तो कहाँ से की जाती है? सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र में स्थित नासिक द्वारा की जाती है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इससे प्रभावित अंग बोन मैरो, अस्थिमज्जा या स्प्लीन, जिसे प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। इस रोग के प्रोटोजोआ की खोज रोनाल्ड रोस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने किया था। इन्होंने ही बताया कि इसका संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण लगता है तो कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जो केवल पूर्णिमा के दिन लगता है। जबकि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जो केवल अमावस्या के दिन लगता है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें क्या आवश्यक नहीं है? बीज के अंकुरण के लिए ना तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और ना ही मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है, वायु की आवश्यकता पड़ती है और आर्द्रता और जल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जैसे टमाटर एवं धतूरा, जिसको अंकुरण के लिए कुछ मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो आपका आंसर है वो क्या होगा? उचित ताप का आवश्यकता पड़ता है, जल की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वायु का भी आवश्यकता पड़ता है, लेकिन प्रकाश का आवश्यकता नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किसके यहाँ वित्त मंत्री थे? तो राजा टोडरमल अकबर के यहाँ वित्त मंत्री थे या राजस्व प्रधान थे। राजा टोडरमल अकबर से पहले शेर शाह सूरी के यहाँ सेवा में थे। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है और रिलीज किया जाता है ऑक्सीजन। यदि आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण उपचय, एनाबोलिक या संश्लेषणात्मक कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदाई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो गोदाई महाराज तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा रंग है? तो विकिरण का सबसे अच्छा परावर्तक श्वेत रंग होता है, उजला रंग होता है। ठीक है, सबसे अच्छा परावर्तक श्वेत रंग, लेकिन विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक क्या हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अवशोषक कौन सा हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा, लेकिन परावर्तक अगर रहता तो श्वेत हो जाता, उजला हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया गया था, और इस युद्ध में खुश होकर इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण किया था, क्योंकि बहुत दान किए और दानी प्रवृत्ति के कारण इन्हें कलंदर कहा गया। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? तो गुर्दा, जिसे किडनी या ब्रिक कहा जाता है। देखिए, रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन फेफड़ा में, लेकिन रक्त से अवशिष्ट पदार्थ निकाला जाता है किसमें? तो किडनी में निकाला जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल कूद दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है। इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का क्या किया गया? अवतल लेंस का प्रयोग किया गया, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति अपसारी करती है, डाइवर्ज करती है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? तो एंजीना पेक्टोरिस या हृदय से संबंधित एक रोग है जिसमें हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आ जाती है, जिससे हृदय में दर्द होते रहता है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला देश का एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, जो पंजाब के पटियाला में स्थित है। यह खिलाड़ियों को सिखाने वाले टीचर का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रचना हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले इंग्लिश टर्म देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर बनाने से पहले सबसे पहले आप इंग्लिश टर्म देख लीजिएगा। यदि प्यूरिफिकेशन रहेगा तो फेफड़ा लगाइएगा आंसर, और यदि अल्ट्राफिकेशन रहेगा तो आपका आंसर किडनी हो जाएगा। लेकिन दोनों का हिंदी होगा शुद्धिकरण। ठीक है, हिंदी शुद्धिकरण होगा, लेकिन अंग्रेजी आपका प्यूरिफिकेशन या अल्ट्राफिकेशन होगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो इसमें सभी ऑप्शन के बारे में देखेंगे। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो प्रचलित नृत्य कुचिपुड़ी है। इसलिए आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व रेवेन्यू कौन सा स्रोत अर्जित करता है? तो निगम कर, जो एक प्रत्यक्ष कर है, कॉरपोरेट टैक्स है, जो एक क्या है, प्रत्यक्ष कर है। यह पूरा का पूरा भारत सरकार का होता है, इसमें जीएसटी की तरह बंटवारा नहीं होता है। यदि आपसे पूछता कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसमें टैक्स का रेट 0%, 5%, 12%, 18% और 28% कुल मिलाकर 5 प्रकार का होता है। इसमें आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, कारपोरेट कर या निगम कर। यह कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। और आयकर जो है, आयकर कैसा कर है? तो आयकर भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन यहाँ पे एक्साइज जो है, उत्पाद और कस्टम सीमा, ये दोनों समाप्त हो गया। ये दोनों के स्थान पर क्या आया? जीएसटी। और जितने भी अप्रत्यक्ष कर या था, सब का सब समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 1 जुलाई 2017 से आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न औद्योगिक धर्म निम्नलिखित में से किसके अधिक सजातीय माल का उत्पादन करती है? देखिए, सजातीय मतलब समरूप माल, और जब ये समरूप माल होगा, एक ही जैसा माल होगा, तो यह किस प्रकार का होगा? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का होगा। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदनकानन चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक और है, सिमलीपाल एवं भितरकनिका। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। खरीफ फसल और रबी फसल, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यदि आपको खरीफ फसल याद हो गया तो समझिए कि रबी फसल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि रबी फसल थोड़ा ही है। गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है और अलसी है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है और अलसी है। इसमें 6 गो में आपका काम चल जाएगा। तो ये था रबी फसल। लेकिन अब चलते हैं खरीफ फसल की दुनिया में। अब आप ध्यान देंगे, खरीफ फसल को हम लोग कहते हैं मानसून कालीन या ग्रीष्मकालीन फसल। क्या कहते हैं? मानसून कालीन या ग्रीष्मकालीन फसल। और भारत में सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। क्या है? चावल है। तो चावल के साथ में हम लोग 3 चीज़ों को याद रखेंगे, हमेशा साथ में रखेंगे, ज्वार, बाजरा और मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। और जब ये चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का बन जाएगा, तो उसके बाद उसके साथ में खाने के लिए हम लोगों को दाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो दाल हम लोग कितना बनाएंगे? तो दाल हम लोग 3 प्रकार का बनाएंगे, मूंग का दाल, उड़द का दाल और अरहर का दाल। और जब ये दाल बन के तैयार हो जाएगा तो इससे छौंकना पड़ेगा। तो छौंकने के लिए किसका ज़रूरत पड़ा? तो तेल का। तो जब 3 प्रकार का दाल बनाए हैं तो 3 ही प्रकार का तेल से भी छौंकेंगे। किसका किसका? सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी का तेल। सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल और सूरजमुखी का तेल। सरसों का तेल नहीं, क्योंकि सरसों का तेल रबी फसल में आ जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल में सरसों का तेल यूज नहीं होगा। और जब इस दाल को छौंक देंगे तो हम लोग चोखा और चटनी का इंतज़ार नहीं करेंगे, इसे चुपचाप से खा लेंगे। और खाने के बाद जूट और कपास का कपड़ा पहन लेंगे। किसका कपड़ा पहनेंगे? जूट और कपास का कपड़ा पहनेंगे। और कपड़ा पहनकर जाएंगे मार्केट, और मार्केट में जा कर के गन्ना का जूस पिएंगे, लेकिन तंबाकू नहीं खाएंगे, क्योंकि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। तो ये था आपका खरीफ फसल, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, जूट एवं कपास, तंबाकू और गन्ना। ठीक है।
तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सरसों, क्योंकि रबी फसल के बारे में पूछ रहा है कौन है, तो रबी फसल सरसों है, क्योंकि चावल, मक्का, गन्ना खरीफ फसल है। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आप इसे 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो किसके आगमन पर घायल हुए थे, साइमन कमीशन के आगमन पर घायल हुए थे। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के लिए लास्ट सवाल है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी इकाई बच्चों के लिए काम करती है। तो कौन सी इकाई काम करती है, यूनिसेफ, UNICEF, ठीक है, यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ए ऑप्शन में देखिए यूनेस्को है, UNESCO, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, रिपीट करेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, जबकि WTO और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। तो क्लियर है, इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।